नमस्ते। कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट की हलचल के परे कोई कंपनी असल में कैसा परफॉर्म कर रही है? आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे इनकम स्टेटमेंट की मदद से। ये समझ लीजिए एक ऐसा टूल है जो हमें किसी भी कंपनी के फाइनेंस की असली कहानी बताता है। तो सवाल बहुत बड़ा है ना? किसी कंपनी का शेयर प्राइस तो ऊपर नीचे होता रहता है, पर उसकी असली सेहत का क्या? क्या वो वाकई में पैसे कमा रही है? इन सब सवालों का जवाब हमें इनकम स्टेटमेंट में मिलता है। चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। पहले हम जानेंगे कि इनकम स्टेटमेंट को कंपनी का रिपोर्ट कार्ड क्यों कहते हैं। फिर हम पैसे के सफर को ट्रैक करेंगे। कहाँ से आता है, मतलब रेवेन्यू, कहाँ खर्च होता है, मतलब लागत, और आखिर में कितना बचता है, यानी प्रॉफिट। और हाँ, सबसे जरूरी, हम ये भी देखेंगे कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स इन नंबरों के पीछे छिपी कहानी को कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि इनकम स्टेटमेंट को किसी कंपनी का रिपोर्ट कार्ड आखिर माना क्यों जाता है। इनकम स्टेटमेंट को एक कहानी की किताब समझिए। ये किसी एक दिन का हाल नहीं, बल्कि एक पूरी तिमाही या एक पूरे साल की कहानी सुनाता है। ये बताता है कि कंपनी ने कितना पैसा कमाया, कितना खर्च किया, और सबसे जरूरी, क्या कहानी का अंत मुनाफे के साथ हुआ या फिर घाटे के साथ। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन होता है जिसे क्लियर करना जरूरी है। बैलेंस शीट जो है वो एक तस्वीर की तरह है, एक स्नैपशॉट जो किसी एक खास दिन पर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। वहीं दूसरी तरफ इनकम स्टेटमेंट एक फिल्म की तरह है। ये हमें एक पूरे पीरियड के दौरान, मतलब समय के साथ, कंपनी के परफॉर्मेंस की पूरी कहानी दिखाता है। तो चलिए अब इस कहानी की शुरुआत करते हैं। इसे 1 रुपए की कहानी भी कह सकते हैं, और इसका पहला चैप्टर है टॉप लाइन, यानी रेवेन्यू। हर इनकम स्टेटमेंट की कहानी शुरू होती है रेवेन्यू से। इसे टॉप लाइन भी कहते हैं क्योंकि ये स्टेटमेंट में सबसे ऊपर होती है। ये वो सारा पैसा है जो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को बेचकर कमाती है। बस यहीं से हमारे रुपये का सफर शुरू होता है। अब इसमें एक जरूरी बात यह है कि रेवेन्यू सिर्फ कंपनी के मेन बिजनेस से आता है। जैसे अगर एक कार कंपनी कार बेचती है तो वो रेवेन्यू है, लेकिन अगर वो अपनी कोई पुरानी फैक्ट्री बेच दे तो उससे मिला पैसा रेवेन्यू नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका मेन काम फैक्ट्री बेचना नहीं है, वो एक वन टाइम गेन है, रेगुलर इनकम नहीं। अक्सर ऐसा लगता है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड करना तो आसान होगा, बस पैसे गिन लो। पर असल में ये उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अकाउंटेंट्स बाकायदा एक प्रोसेस फॉलो करते हैं ये पक्का करने के लिए कि रेवेन्यू तभी रिकॉर्ड हो जब कंपनी ने उसे असल में कमा लिया हो। मतलब जब उसने कस्टमर से किया अपना वादा पूरा कर दिया हो, भले ही पेमेंट उसे बाद में क्यों ना मिले। तो अब हमारे पास पैसा आ गया है। चलिए अब देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ खर्च होता है। और ये हमें कहानी के दूसरे हिस्से पर ले आता है, बिजनेस की लागतें। तो कंपनी ने पैसा तो कमा लिया, लेकिन उस पैसे को कमाने में खर्च कितना हुआ? यहीं पर आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या COGS। ये उन सब चीजों की डायरेक्ट कॉस्ट है जो प्रोडक्ट को बनाने में लगी, जैसे रॉ मटेरियल, फैक्ट्री का बिजली का बिल और वहां काम करने वाले लोगों की सैलरी। जब हम रेवेन्यू से COGS घटाते हैं तो हमें मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। ये हमें बताता है कि कंपनी अपने मेन प्रोडक्ट को बनाने और बेचने में कितनी एफिशिएंट है, बाकी ऑफिस के खर्चों को जोड़ने से पहले। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हमें कंपनी चलाने के दूसरे खर्चे भी घटाने होते हैं, जैसे मार्केटिंग, सेल्स टीम की सैलरी, ऑफिस का किराया। इन सबको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट से एक बहुत साफ तस्वीर मिलती है कि कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो कितना हेल्दी है। क्या कंपनी अपने असल काम से पैसा कमा भी पा रही है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसी सवाल का जवाब देता है, इंटरेस्ट और टैक्स जैसे फैक्टर्स के पिक्चर में आने से पहले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम अपने रुपए की कहानी की आखिरी मंजिल पर पहुंच गए हैं, वो फेमस बॉटम लाइन। यहाँ हम पूरे इनकम स्टेटमेंट को एक साथ देख सकते हैं। हमने रेवेन्यू से शुरू किया, फिर COGS घटाया, ऑपरेटिंग खर्चे घटाए, और अब हम इंटरेस्ट और टैक्स जैसे आखिरी खर्चे भी घटा देंगे। और ये है कहानी का क्लाइमैक्स, नेट इनकम। इस कंपनी के लिए ये है $22,563। सारे खर्चे, इंटरेस्ट और टैक्स चुकाने के बाद असल में यही वो रकम है जो कंपनी की जेब में बचती है। यही है असली बॉटम लाइन।
पर क्या कहानी यहाँ खत्म हो जाती है? नहीं। एक स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा लाइनों के बीच पढ़ने की कोशिश करता है, क्योंकि असली समझ तो वहीं छिपी होती है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। सोचिए, क्या 100 रुपए का वो मुनाफा जो बिजनेस के मेन काम से आया है और 100 रुपए का वो मुनाफा जो एक बार कोई प्रॉपर्टी बेचने से मिला हो, क्या दोनों बराबर हैं? एनालिस्ट्स तो ऐसा नहीं मानते। और इसीलिए समझदार निवेशक हमेशा क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स चेक करते हैं। वो उन प्रॉफिट्स को अलग करते हैं जो कंपनी के रेगुलर बिजनेस से आते हैं और उन प्रॉफिट्स को जो वन टाइम इवेंट से आते हैं, जैसे कोई बिल्डिंग बेच दी। ऐसा क्यों? क्योंकि कंपनी हर साल तो बिल्डिंग नहीं बेच सकती, लेकिन उसे हर साल अपने प्रोडक्ट्स बेचने होंगे। वो भविष्य का अंदाजा लगाने के लिए मजबूत, बार बार होने वाले प्रॉफिट पर फोकस करते हैं। और आखिर में आता है इन्वेस्टर्स के लिए सबसे जरूरी नंबर्स में से एक, EPS, यानी अर्निंग्स पर शेयर। ये नेट इनकम को लेकर उसे कंपनी के सारे शेयर्स में बराबर बांट देता है। मतलब इससे पता चलता है कि हर एक शेयर के पीछे कंपनी ने कितना पैसा कमाया। इन्वेस्टर्स अक्सर इसी नंबर से कंपनियों को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि ये समय के साथ बढ़ रहा है या नहीं। तो कुल मिलाके ये कोटेशन पूरी बात को बहुत अच्छे से बताता है। इनकम स्टेटमेंट एक कहानी है, परफॉर्मेंस की, एफिशिएंसी की और आखिर में प्रॉफिट की कहानी, जो एक तय समय में बताई जाती है। तो अगली बार जब किसी कंपनी का इनकम स्टेटमेंट देखें तो सिर्फ बॉटम लाइन पर नजर ना डालें, टॉप लाइन से शुरू करें, हर खर्चे को समझें और देखें कि वो मुनाफा आ कहां से रहा है। ये सब मिलकर कंपनी के बारे में क्या कहानी बताते हैं।